हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूटेट की परीक्षा की तैयारी हेतु उस पर एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम अभी फ़िलहाल यूटेट की क्लासेस कर रहे हैं और जिसमें अभी हमारा यूटेट PYQ बेस क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कल जो देखा था वो CDP के क्वेश्चन देखे थे। 2024 पेपर फर्स्ट के CDP के क्वेश्चन देखे थे। आज इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम EVS पेपर 1 के EVS क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उन क्वेश्चन पर डिटेल एनालिसिस करके उसके सराउंडिंग जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी सीरीज पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर रहेगा 2024 EVS यूटेट का ये पेपर रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करते हैं यूटेट और सीटेट के पेपर में, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल की किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? जो इसका राइट आंसर है वो नाइट्रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी अध्ययन है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाया जाता है? देखिए, पौधे का अध्ययन जो है वो आपके बॉटनी में आता है। ठीक है, बॉटनी में आता है। कृषि का आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में आता है। सवाल जो होते हैं इसको फाइकोलॉजी या एग्रो, जैसे आपको पता है एल्गी कहा जाता है, एल्गोलॉजी कहा जाता है सवाल के अध्ययन को, तो घास के अध्ययन को क्या जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, घास का अध्ययन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाली देवी पवित्र उपवन उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा हरियाली देवी पवित्र उपवन, एक छोटा वन टाइप का है जो आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में बार बार सुना होगा कि केरल से मानसून उठ गया है, कि मानसून चालू हो गया है, तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है, तो इसलिए केरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये देखिए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछ दिया इसने। 2002 का कोई फैक्ट नहीं बनता, लेकिन यूटेट करता है, बार बार ऐसे काम करता है, बहुत पुराने क्वेश्चन पूछ देता है। 2002 में जो हुआ था आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहानसबर्ग में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, TLM या शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ पर्यावरण अध्ययन से शिक्षण को सुदृढ़ करती हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के जैसे TLM कह रहा है, तो TLM जो होती है उसका EVS शिक्षण में क्या इफेक्ट रहता है? बोले गए शब्दों को पूरक बनाकर, गृह कार्य आसान बनाकर, शिक्षक की गतिविधि को कम कर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं शिक्षक की गतिविधियां कम नहीं हो सकती TLM से, गृह कार्य आसान बन नहीं सकता, बोले गए शब्दों को पूरक बनाकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि EVS टीचिंग में आपको लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो TLM का यूज़ करके बोले गए जो शब्द होते हैं उनका पूरक तौर पर उसका यूज़ करके TLM को आप EVS लर्निंग को आसान बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 हो गया आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ओजोन के विघटन में कौन सा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? कैटलिस्ट होता है जो ओजोन विघटन में, तो वो क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस होती है जो कैटलिस्ट का काम करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना EVS के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक हमें क्या खाना चाहिए कि अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित कर सकता है? ठीक है, ये टीचर्स के बारे में क्वेश्चन है। ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाएं। ठीक है, चित्र बनाना अच्छी बात है, पर हम देखेंगे बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम। विभिन्न खाद्य पदार्थों का उदाहरण दें तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ के आवश्यक घटकों का उल्लेख करें। जी हाँ, ये भी हो सकता है। तीसरा है, विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोत से संबंधित जानकारी एकत्र करने को कहें। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और इस विषय पर एक वीडियो दिखाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, रीजन क्या है, बच्चे कर सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, तो कहने का मतलब है कि बच्चे खुद ही उस संभावित स्रोतों पर अगर जानकारी एकत्र करेंगे तो उनके लिए वो जो ज्ञान होगा वो एक लॉन्ग टाइम मेमोरी से याद रहेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विश्व में सबसे तेजी से घटने वाले प्राकृतिक संसाधन। आपको पता है कि पानी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है, हवा हमारे पास सफिशिएंट है, सूरज की रोशनी हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन जो वन है ये सबसे तेजी से इनका दोहन हो रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, सबसे तेजी से कम हो रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 130,
जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ठीक है, देखिए जैव विविधता क्या होता है, जहाँ पर आपका क्या कहते हैं जहाँ पर जीव जंतु अच्छे मात्रा में उपलब्ध होते हैं और यहाँ पर वन जो है अच्छे होते हैं, वहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट केंद्र बनाए गए। तो वहाँ पर की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए एक अवधारणा जो है 1988 में क्रिएट करी गई थी, जिसको कहा गया जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा। ठीक है, तो 1988 में प्रस्तुत करी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। विश्व प्रसिद्ध रिपोर्ट विकास की सीमाएं, जिसमें अनियंत्रित विकास के कारण विनाश की घोषणा की गई, यह किसने कहा गया था? देखिए एक रिपोर्ट आई थी, तो स्टेटमेंट पूछा है और ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर था जो मीडोस और सहयोगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए जो पहला प्रस्ताव पारित किया गया था वो उड़ीसा ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। चंदन वन किस तरह के उपवन है, किस तरह के वन के उदाहरण है? देखिए जो चंदन लकड़ी का पेड़ होता है, इस पेड़ पर आपने मूवी भी देखी होगी पुष्पराज, तो जो वो एरिया होता था, आप उस एरिया से एनालाइज करोगे तो वो कर्नाटक और इस तरीके के एरिया से रिलेट करता था। ठीक है, कर्नाटक हो गया आपका और तमिलनाडु केरला वगैरह से रिलेट करता था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का एरिया था, तो डेल्टाई वन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कांटेदार पेड़ भी नहीं होते, सदाबहार भी नहीं होते, तो पढ़ने बात ही आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टाई वन किसे कहते हैं? वो वन होते हैं जो समुद्र के आसपास लगे हुए वन होते हैं। ठीक है, मैग्रो वन इसका प्रमुख उदाहरण होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। तेल रिसाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर तेल का रिसाव होता है, ठीक है, तेल का रिसाव पानी की बात कर रहा है, पानी में अगर तेल का रिसाव होता है तो ऑप्शन ए है, तेल के रिसाव से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। देखिए जैविक ऑक्सीजन की मांग बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही तेल पानी में गिरता है तो वो अपनी एक लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे एक लेयर क्रिएट करता है तो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, तेल समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल, समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो सरफेस और वाटर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कट कर देता है। ठीक है, इस वजह से उनका ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है समुद्री जल में। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 135 आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सामाजिक परिस्थितियों आंदोलन को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसके लिए आपको आंदोलन के ईयर आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको इक्का दुक्का भी आते हैं तो उससे आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको। ठीक है, चिपको आंदोलन सभी को बताया 1973 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो आपका 1985 में हुआ है। ठीक है, 1985 में। उसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन, ये बिहार का एक प्रसिद्ध आंदोलन था जो 1980 में हुआ था। और उसके बाद जो पहला आर्य आंदोलन मुंबई का था ये 2010 में हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे सीरीज को तो सबसे पहले आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 किस में है? बी और सी दोनों में है। उसके बाद 1973 के बाद 1980 ऑप्शन डी, तो बी ये वाला बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, पहले दूसरा फिर चौथा फिर आपका आएगा तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, पहला ऑप्शन 2010 का आर्य आंदोलन। ठीक है, 2 4 3 1 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। गोबर की अतिरिक्त वह खरपतवार जो बायोगैस का उत्पादन के लिए रूप में प्रयुक्त हो सकती है। देखिए गोबर के अतिरिक्त जो होती है जलकुंभी एक ऐसी घास होती है जिसका यूज किया जाता है बायोगैस उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर हमेशा आता है, तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। गंगा एक्शन प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? देखिए अगर ये परियोजना की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान जो था 1985 में लॉन्च किया गया था। तो 1985 में उस टाइम पर राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे देश के। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, कविताएं एवं कहानियां पर्यावरण अध्ययन के विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, देखिए आपको कहानियां और कविताओं के बेनिफिट्स बताने हैं कि क्या इस तरीके से लर्निंग में क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करती हैं, बिल्कुल बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। रचनात्मक और सौंदर्य बोध को प्रोत्साहित करती हैं, बिल्कुल क्रिएटिविटी दिखाती है। पोएम और जो स्टोरीज होती है बच्चे के परिवेश का समझ चित्रण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती है। देखिए ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा, ए बी सी दोनों ठीक होंगे। ऑप्शन ए, क्योंकि अब देखिए अवधारणाओं को समझाने की बात करूँ, देखिए अगर आप कोई पोएम क्लास में कर रहे हैं तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी स्टोरी को क्लास में रिप्रेजेंट करें उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाती है
पोएम और स्टोरीज, बट और चीज़ें आपको वातावरण प्रदान कर देती है, सौंदर्य बोध को दर्शाती है और परिवेश जो है एनवायरमेंट क्रिएट कर देती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है पोएम और स्टोरी से। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसके लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिंचाई में, ठीक है, उर्वरक तो आपको सिंचाई के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। अगर आप ड्रिप सिंचाई कहोगे तो ड्रिप सिंचाई एक ऐसी तकनीक होती है जहां पर बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों में पानी दिया जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल पानी देना होता है, एक होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में बूंद बूंद करके जो ड्रिपिंग करी जाती है वो ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत आती है। अगला है पर्ण पोषण, पत्तियों पर खाद डालना। तो ये कह रहा है कि उर्वरक, मृदा और सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों को डालने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शब्द होता है वो फर्टिगेशन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्टिगेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच में परस्पर क्रिया का उदाहरण है? देखिए ऐसी क्रिया जो सजीव और निर्जीव के बीच में हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए खाद्य श्रृंखला, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे चूहा और सांप है, ठीक है, सांप ने चूहे को खाया, तो क्या ये सजीव और निर्जीव के कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं? बिल्कुल नहीं ला रहे हैं। और खाद्य जाल भी सेम ऐसे ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। शिकार करना भी सजीव और सजीव के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो सजीव और सजीव के बीच में शिकार करना भी नहीं होगा। अगला है जल चक्र। ठीक है, जल जो है निर्जीव चीज है और जल के अंतर्गत जो सारी चीजें चल रही है वो सजीव उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जल चक्र और सजीव और निर्जीव के बीच में परस्पर क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। काई की अत्यधिक वृद्धि और पोषक तत्वों से समृद्ध झील को क्या कहते हैं? ऐसी झील जहां पर उपयुक्त मात्रा में काई पाई जाती है और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे यूट्रोफिक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, जो भारत सरकार है उसने सभी प्रकार के, जैसे जल प्रदूषण के रिलेटेड एक्ट किया है, वैसे वायु प्रदूषण से रिलेटेड एक्ट किया है। तो ऐसे एक्टों के आपको ईयर याद रखने हैं। फिलहाल के लिए जो आपका जल प्रदूषण के लिए वो एक्ट किया था वो 1974 में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी एक्ट देख के जाने, वायु प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, तो ये जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है ना, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कम्युनिटी के बारे में पूछ रहा है। पहले तो कम्युनिटी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा किस कम्युनिटी की बात में करेगा। अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समुदाय स्थिर और कठोर होता है, समुदाय बड़े और छोटे होते हैं, अधिकांश मामलों में समुदाय का नाम प्रमुख पौधे की प्रजाति के नाम पर रखा जाता है। अब तीसरा ऑप्शन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये पौधे की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आप एक बार दोबारा ऑप्शन को पढ़िए। समुदाय स्थिर और कठोर होते हैं। ठीक है, स्थिर और कठोर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। समुदाय बड़े और छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल बड़े हो सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की कम्युनिटी जो पौधों की प्रजाति है वो बड़ी और छोटी हो सकती है, और अधिकांश मामलों में समुदाय के नाम पौधे की प्रजाति के नाम पर रखे जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 दिखेंगे आपका, 2 और 3 आपका ऑप्शन बी में ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए फिर से आ गया, वायु प्रदूषण एवं निवारक अधिनियम 1981। देखिए वो 1974 था जल प्रदूषण अधिनियम, ऐसी वायु प्रदूषण अधिनियम है 1981 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है? ये देखिए बहुत डीप में पूछा गया है। ठीक है, एक तो एक्ट का ईयर पूछना वो तो चलो चीज वाजिब भी है, लेकिन एक्ट के अंदर उस एक्ट का अनुच्छेद पूछ देना बहुत ही बहुत डीप का क्वेश्चन था। तो इसका फिलहाल के लिए राइट आंसर 19 था, इसका अनुच्छेद 19, क्वेश्चन नंबर 145 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 146। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर आपने कक्षा 3 की ईवीएस पढ़ी होगी, एनसीईआरटी 3, 4, 5 को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल के लिए कक्षा 4 में है, सॉरी, ठीक है, कक्षा 4 की ईवीएस में है ये चैप्टर। जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो आंखें होती है वो एक जगह पर सेट होती हैं। ठीक है, वो अपनी आंखें नहीं हिला पाते हैं। आंखों का मूवमेंट, जैसे हम अपनी जो आंखें हैं उनका मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, तो ऐसे बर्ड जो है वो आंखें नहीं हिला पाती, इसलिए उनको अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती, इस वजह से उन्हें अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। ये भी आपका तरुण भारत संघ भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी ईवीएस में मिल जाएगा आपका। तरुण भारत संघ में के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए? देखिए तरुण भारत संघ जो था ये राजस्थान में बनाया गया था और जल संरक्षण इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो 147 का ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी
कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से किसको उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है, प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी की ईवीएस में किस पर फोकस करते हुए बनाई गई ये पुस्तक, ठीक है। विषय में रुचि विकसित करना, ठीक है। दिनचर्या और नीरस विषय वस्तु में बदलाव लाना, शिक्षार्थियों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना, शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता क्षमता को बढ़ावा देना। जो मेन फोकस था वो एनसीईआरटी, अगर आप ईवीएस की बुक को पढ़ेंगे तो आपको देखने का मिलेगा उसमें इस तरीके से बुक को डिजाइन किया गया, इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए और इस तरीके से उसमें जो है ड्राइंग्स, चित्र वगैरह दिखाए गए जिसमें बच्चों की दिनचर्या और निरस्ता को दूर करता है, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ चित्र बनाए गए हैं जो बच्चों की निरस्ता को इसमें कम करता है, तो उसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी को मस्ट रीड है, आपके लिए फ्यूचर में भी और अभी भी एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको पेपर में भी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का एक विषय है। देखिए ईवीएस की जो मुख्य थीम है उनमें से क्या है पूछा है, भोजन, मौसम, ऊर्जा और सौर परिवार। अगर आपने ईवीएस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ईवीएस की जो फर्स्ट थीम है भोजन मेन थीम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के रूप में पहचान करता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है तो फंडामेंटल राइट जो है आपका पार्ट 4A में आते हैं और 51A के अंतर्गत शुरू होते हैं, 51A से शुरू होते हैं। तो सीधे सीधे अगर आपको पता है कि फंडामेंटल राइट 51A आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए के अंदर भी जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो कहलाता है किसके बारे में बात, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। 51A वैसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं 51A के अंतर्गत, ठीक है। इस सेक्शन को पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय आप किस बात का ध्यान को रखेंगे, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी के लिए किस बात को ध्यान में रखेंगे, बच्चों के हित को शामिल करना बिल्कुल होना चाहिए, लड़के लड़कियों को समान रूप से रोचक बनाना बिल्कुल ये भी होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, महंगी सामग्री का प्रयोग और सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों का रोचक हेतु, ठीक है। तो सी वाला नहीं होगा, बाकी ए बी डी तीनों होंगे, तो ए बी डी किसमें है आपका ऑप्शन फर्स्ट में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षतिग्रस्त जंगल को फिर से तैयार करने के लिए हेतु निम्न में से क्या प्रमुख कार्यक्रम है, तो वन का संवर्धन जो है वो क्षतिग्रस्त जंगल को दोबारा तैयार करने के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वन संवर्धन किया जाना चाहिए। डॉट डॉट के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा, वनीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल, अगर आप फॉरेस्ट पेड़ लगा रहे हो, जंगल बना रहे हो अच्छे खासे, तो उससे क्या होगा, जो पृथ्वी का जल है वो समाप्त नहीं होगा। इसका रीज़न मेन यह है कि क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों पर पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए भूजल कभी समाप्त नहीं होगा वनीकरण की प्रक्रिया के कारण, ठीक है। आगे देखिए, अस्पताल के जैविक कचरे के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो इसका राइट आंसर है भस्मीकरण, ठीक है। भस्मीकरण क्या होता है, जो जैविक कचरा होता है जैसे जिसमें सिरिंज वगैरह होती है तो उनका भस्मीकरण किया जाना जरूरी है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अस्पताल के जैविक कचरे के लिए भस्मीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, पौधों और जानवरों की प्रजाति जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर रहती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका स्थानिक प्रजाति, ठीक है। स्थानिक मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले प्रजाति स्थानिक प्रजाति कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126। फसलें जो बरसात में बोई जाती हैं कहलाती हैं आपकी खरीफ की फसलें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसलें। आपको पता है बरसात में क्या बोई जाती है, धान वगैरह बोई जाते हैं, तो धान खरीफ की फसल है। रबी की फसल आपके जाड़ों में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, जिसमें गेहूं चना मेन फसल है। जायद की फसल है आपकी मार्च में बोई जाती है, जिसमें आपकी ये सब्जियों वाली फसल जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब चीज़ें जायद की फसल में आती है। 126 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्या चीज़ समाप्त हो सकती है, हवा, मृदा, पानी और वन। सबसे पहले वन समाप्त हो सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए, जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और रेत और दोमट मिट्टी के मिश्रण को सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता पाई जाती है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, बढ़ते पौधे, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती फसल, उपरोक्त सभी। देखिए, सबसे बड़े खतरा किससे है, बढ़ती जनसंख्या से है, क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है हमारी पृथ्वी की क्षमता उतनी नहीं है कि उन सब लोगों के लिए उनके संसाधन जुटा पाना, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। अल नीनो क्या है, अल नीनो आपको पता होना चाहिए कि आपको गर्म महासागरीय धारा है, ठीक है। गर्म महासागरीय धारा क्या है, अल नीनो एक प्रकार की गर्म महासागरीय धारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
131 रश्मि अपने छात्रों को अपने चारों ओर देखने को प्रोत्साहित करती है और जो भी उन्हें अवलोकित किया जाता है उसकी व्याख्या करने को कहती है। यह शिक्षण विधि किस प्रकार किस विधि का प्रयोग किया गया, ठीक है, इस शिक्षण में। देखिए सबसे पहले क्या करता है, वो अपनी चारों ओर देखने को कहती है, उसके बाद उसको अवलोकन करने को कहती है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करने को। ये विधि क्या आती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वो चीज़ों का अमूर्त चीज़ें हैं, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं इसको। अमूर्त चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करना, बताना, क्या कहलाता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो इसका जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, अमेजन के वर्षावन। आपको पता है कि अमेजन के वर्षावन बहुत ज़्यादा फेमस है, रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। ये पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। किसका, अमेजन के जो वर्षावन है उनका योगदान है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोड्यूशन होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134 निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की 16.4% मात्रा, सांस भीतर लेगी हवा में ऑक्सीजन की 21% मात्रा, सांस छोड़ेगी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%, और सांस भीतर लेगी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं होती वो सबसे डी है आपका, अंदर जो गैस लेते हो उसमें कार्बन डाई 4.4% में नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 134 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135 मिलान करना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा सबसे इजी जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, ठीक है। तो बी का 3 आपको एक ही में दिखेगा, यहाँ पर देखो बी का 3, अगर इससे ही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक आता था वो भी केवल बेसिक्स आता था, तो वैसे इसमें और भी आना चाहिए था आपको। विश्व ओजोन दिवस है वो जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनको याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं काफ़ी। आगे देखिए मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जाए। देखिए शुद्ध जलवाष्प जो तालाब में पानी स्टोर रहता है ना, ऐसे तालाबों के लिए पूछ रहे हो जहाँ पर पानी स्टोर रहता है और बहुत गंदा पानी हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया पेड़ है आपका यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस क्या करता है, उस पानी को स्टोर करता है और अच्छी जलवाष्प वहाँ पर उसके बदले में आपको अच्छी जलवाष्प मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137 ओजोन की मोटाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया इससे पहले। तो इसका जो यूनिट है ओजोन की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। डॉप्सन में क्या नापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग की प्रतिरोधक होती है। चिली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, पर्णकुचन और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी के लिए ये पूसा सदाबहार जो मिर्ची होती है वो सभी के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में किया गया लागू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक रह सकता है। अगर आपको इसका आंसर ऊंट लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो कंगारू चूहा होता है, ठीक है, ये जिंदगी में बहुत कम 1 या 2 बार ऐसे करके बहुत कम बार पानी पीता है, मतलब हो सकता है इसको पानी की जरूरत ही नहीं होती। तो सबसे कम बिना पानी के कौन रह सकता है, कंगारू चूहा, ठीक है। कंगारू रैट कहा जाता है इसको, ठीक है। और वैसे आप नॉर्मली देखोगे तो ऊँट इसका राइट आंसर होना चाहिए था, परंतु जनरली ऊँट होता है जो कम पानी से रहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे अधिक समय तक कौन कहता है, तो कंगारू चूहा आप इस बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपिको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो इसका राइट आंसर है पांडुरंग हेगड़े। ये महाराष्ट्र में हुआ था अपिको आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142 मछली में किस प्रदूषक की उच्च मात्रा में पाए जाने के कारण उसमें मनुष्य को मिनमाता रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मिनमाता रोग है ये होता है पारे की अधिकता के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पारे की अधिकता के कारण ये मिनमाता रोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143 भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात फ्लोराफूना के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया, ठीक है।
किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ने, प्राणी जात टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद उनको घुमाने के लिए कहाँ लेंगे, जिम कॉर्बेट पार्क में ले जाएगा। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति में जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने में और प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। उसको जो क्लास की नॉलेज है उसको रियल लाइफ में जोड़ने के लिए ये काम करेगा। क्या, आपका जो घुमाने लेके जाएंगे उनको कॉर्बेट में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है? बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में, बच्चों के विषय के बच्चों को अनुभव संचार से जोड़ने और विचार विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, और क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि बच्चे उस विषय के बारे में अनुभव, जो उनके अनुभव हैं उनको संसार से जोड़ पाएँ, ताकि हम उससे उनका व्यक्तिगत अनुभव से उनके संसार को जोड़ पाएंगे, उनके अनुभव को, और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देंगे, ताकि अगर कुछ चीज़ गलत होती है उसको करेक्ट करेंगे और उनके सीखने को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। सीटेट का भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है हमारे देश में? लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सर्वे हो रहा है जो उसके उद्देश्य क्या है? समुदाय में अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों में विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष के साथ अवसर प्रदान करना, आकलन के अवसर के रूप में इसका प्रयोग होना। ठीक है, समुदाय के प्रति अन्योन्य क्रिया का अवसर मतलब बच्चे एक एक्टिविटी सीख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी उन्हें को मिल रही है सोसाइटी के खिलाफ कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, अगला है बच्चों के साथ विभिन्न लोगों के पास साथ संवेदनशील बनाना। अब देखिए जो सर्वे है उसका संवेदनशील से कोई लेना देना नहीं है, तो बी नहीं होगा। सूचना प्राप्त करके अवसर प्रदान करना ये होगा, और आकलन का अवसर, ठीक है, आकलन का अवसर भी मिलेगा उनको सर्वेक्षण में। तो ए, सी और डी, ए सी डी आपका कहाँ पर है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं बना रहा है, उनको सर्वे का सेंसिटिवनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो बी नहीं होगा। ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए? जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, अधिक खनिज दोहन, अत्यधिक जल दोहन, उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग। आपको ऐसी बात है कि आपको सतत आपका डेवलपमेंट चाहिए, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए क्या है? आपको कीटनाशक, फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करना चाहिए। उर्वरक और कीटनाशकों का जो है आपको बहुत कम उपयोग करोगे तो आपको सतत पोषण मिलेगा। ठीक है, सतत पोषण विकास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148, किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव कौन होते हैं? देखिए प्राथमिक जीव वे जीव होते हैं जो अपना रिसोर्स, जो अपना खाना जो है कहाँ से प्रदान लेते हैं? वो लेते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस से लेते हैं अपने खाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? सांप, हवा, लकड़ी का मकान और आम। लकड़ी का मकान जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि सांप, हवा और आम का पेड़ ये तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब शुरू किया गया पूछ रहा है। सॉरी, किसके द्वारा शुरू किया जाता है? यूनेस्को द्वारा, ULO द्वारा, यूनिसेफ द्वारा या UNO द्वारा? इसका राइट आंसर है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यूनेस्को द्वारा ये घोषित। पहला क्वेश्चन है आज का, आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए आपदा प्रबंधन जो होता है वो आता है आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती हैं। ऐसी सूची होती है जिसमें जो विषय जो है किसके अंतर्गत काम करने होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लिस्ट होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट, सेंट्रल की डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है,
और आपका स्टेट के अंतर्गत क्या है, स्टेट पॉलिसी में जो जो स्टेट में कुछ रिफॉर्म वगैरह करने हैं वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसमें स्टेट भी अपने डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल भी अपने डिसीजन ले सकती है, वो कॉमन लिस्ट होती है, ठीक है, दोनों की। तो वो समवर्ती सूची है जिसमें आपदा प्रबंधन जिसका एक टॉपिक है, ऐसी इसका एक टॉपिक एजुकेशन भी आता है, ठीक है। सेंट्रल वाले अपने नियम बना सकते हैं उसके लिए और स्टेट के लिए अपने नियम बना सकते हैं समवर्ती सूची के तहत, ठीक है। इसका राइट आंसर समवर्ती सूची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में छात्रों के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, आपको क्या लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कोई पेड़ नहीं उग सकते? निश्चित रूप से यह किस अधिगम संकेत की उपलब्धि को दर्शाता है, ठीक है। प्राथमिक, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रकार के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। आपने एक उत्तर प्राप्त किया, प्रश्न क्या था बच्चों से, आपको क्या लगता है कि रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है। बच्चों ने इसका जवाब दिया, तो ये किस तरीके के अधिगम को दर्शाता है? पूछताछ, स्पष्टीकरण, वर्गीकरण और प्रयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चों को पता होगा कि रेगिस्तान में क्यों पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है। उनको एक्सप्लेनेशन जानते हैं उस चीज़ का, तो तभी वो उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123। राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वन संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेना, समूह चर्चा, ठीक है। जो सबसे बढ़िया है आपका ऑप्शन ए, आप उस चीज़ को फील्ड में एक्टिविटी के तौर पे वो कर रहे हो, बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हो और उसका पालन पोषण करने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हो, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारत में आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सॉरी इसी क्वेश्चन में आपदा प्रबंधन किस सूची में आता है, तो अब दोबारा पूछ दिया कि आपदा प्रबंधन का संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली में आपका संस्थान स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्ग क्या है? इको मार्ग संबंधित किससे है? निर्यात वस्तु पर, आयातित वस्तु पर, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तु पर, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं जो होती है उन पर इको मार्क लगाया जाता है, ठीक है। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई, ठीक है। कहाँ से उद्भूत हुई? पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो से, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 शिखर वार्ता। इसका राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित है। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। तो ऑब्वियस सी बात है कि धान का खेत जो है मानव द्वारा निर्मित होता है, जिसे कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार आया था मिलान करने के लिए, इससे पहले आया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, ऑप्शन सी। आगे देखिए, अंटार्कटिका मरुस्थल का दूसरा नाम, अंटार्कटिका मरुस्थल को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत में 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है कि आप ही के राज्य से बिलोंग करता है वो, जिसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। 1936 में पहला जो है नेशनल पार्क था ये, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 131। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पर सभी पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है। तो इस प्रकार जो हमारे घर में नहीं है, ठीक है, जो ऐसे जानवरों के चित्र देता है जो हमारे घरों में नहीं है, और तो इस प्रकार का क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रहण करना, ठीक है। डाटा सा इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी सृजनात्मकता होगी, अवलोकन होगा और वर्गीकरण इसका होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 किसमें आपका? 1, 2, 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए योजना का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करने के लिए सिखाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सिखाया जाता है। तो इसका मतलब है बच्चों को सीखने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती है? कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, फसल अवशेष
को खेत में ही रहने देना। तो इसमें से कौन सा जल संरक्षण का कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों आपका क्या करते हैं? कृषि में जल संरक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत सबसे पहले शुरू हुई थी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? ठीक है, कौन सा जीवाणु जो है वो जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? तो कोलीफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जल प्रदूषण में सूचक के रूप में काम करता है, कोलीफॉर्म। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सींचे संचालित होता है? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो कौन सा पोषक तत्व है, जो कौन सा पोषक चक्र है जो सीधे संचालित होता है पूछा है? इसका राइट आंसर हो जाए सूर्य के प्रकाश में कार्बन चक्र होता है जो, ठीक है, कार्बन साइकिल होती है, वो सबसे पहले सीधे संचालित होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन परिस्थिति अनुकूल है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्के से भी बनता है। जो इसका जो सही कथन नहीं है पूछा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, जो बायोफ्यूसल होते हैं आर दे कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। ये आपका बी गलत हो जाएगा, तो मतलब फिलहाल इसके लिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभावित माना जाता है? ठीक है, अब वैसे नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे ज़्यादा बढ़िया स्रोत क्या है? वो सौर शक्ति है। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं तो लघु जल विद्युत शक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य से सबसे, क्योंकि क्वेश्चन में भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, लघु जल विद्युत शक्ति परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम, एंजोला, यूरिया, पोटेशियम। एंजोला जो है वो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो अम्ल जो एसिड रेन होते हैं उसमें H2SO4 सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, H2SO4 140 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने वाली सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्य पुस्तक द्वारा सिखाना, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किससे कहानियाँ? तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा जोड़ने के लिए, वैसे तो अगर इसमें एजुकेशनल टूर होता तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युक्ति मानी जाती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में अगर एजुकेशनल टूर नहीं होता है तो उसके बाद जो सबसे इफेक्टिवली होती है वो नैरेटिव्स होते हैं। नैरेटिव्स मतलब किससे कहानियाँ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 141 का। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री में कुछ वस्तुएं उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। रद्दी सामग्री में से निम्नलिखित में से यह कथन शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, वो रद्दी का यूज करके कुछ यूजफुल वस्तुएं बनाने को कह रहे हैं, तो इसमें से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि नहीं है पूछ रहा है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय निकालने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी के संबंध में उस चीज़ का उद्देश्य जो है वो क्रिएटिविटी, सृजनशीलता का विकास करना हो सकता है। ठीक है, जो यूज वस्तुएं उनका पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण भावना में संकल्पना हो सकती है। बिल्कुल, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये तीनों उद्देश्य हो सकते हैं, जबकि ऑप्शन ए नहीं होगा कि आपको निकालना है कि कौन बच्चा निर्णय लेना है कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों के संबंध में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143। दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहां बहुत सारे फूल हैं, प्रोजेक्ट पर इनके चित्र दिखाए, ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाए, ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखे और छात्र को अपनी नोटबुक पर लिखने के लिए कहें। बिल्कुल तीन के नीचे के तीन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको सबसे बेस्ट लर्निंग जो है आपका एक्टिविटी है वो क्या है? बच्चों को फील्ड पे ले जाना। ठीक है, तो फील्ड पे ले जाना सबसे बेस्ट एक्टिविटी मानी जाती है। तो इसमें भी बगीचे में लेकर फूलों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाए, उनके बारे में बच्चों को खुद अवलोकन करने दो, तो ये बिल्कुल बेस्ट मेथड मानी जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 144। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का महत्व क्या है? प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना,
लिखित व प्रायोगिक में A+ ग्रेड प्राप्त करना और विज्ञान की शिक्षा में भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने के लिए किस? कस्तूरी रंगन समिति। ये देखिए, ये आपका NEP 2020 के लिए थी। ठीक है, जो फिलहाल इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, कि कस्तूरी रंगन समिति जो थी NEP 2020 के लिए जो समिति बनाई गई थी वो थी कस्तूरी रंगन समिति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य भी आता है, DPSP के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके अंतर्गत भी आता है, और DPSP के अंतर्गत भी आता है, और 7th शेड्यूल के अंतर्गत भी आता है। तो ऑप्शन तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, A, B, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 146 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो किस तकनीक द्वारा किया जाता है जो बीजों को सेव किया जाता है? तो इसकी जो तकनीक है वो तरल नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में कोई चीज़ खराब नहीं होती, लिक्विड नाइट्रोजन में इनको सेफली रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं, ये देखिए ये पिछले पेपर में आया हुआ है, वो कहलाती है स्थानिक प्रजाति। ठीक है, जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है वो कहलाती है स्थानिक प्रजाति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में किस परत में वर्षण आधी बादल गरजने की बिजली की चमक आदि होती हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का आज का, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, जैविक कचरा भरा हुआ है, उस नदी में क्या परिणाम होंगे? जलीय खाद्य जल जीवों की बढ़ी हुई जनसंख्या, देखो बढ़ेगी नहीं जनसंख्या, ऑब्वियस सी बात है, जलीय जीव, क्योंकि आप उसमें कचरा भर रहे हो नदी नालों में, तो उनकी संख्या घटेगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जैव निम्नीकरण पोषक तत्वों के कारण मछली का बड़ा उत्पादन, मछली का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कचरे से जब वो पानी के साथ घुलेगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो मछलियों की मौत हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये ने भोजन के बाद प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उनको दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ये हल्के पदार्थ से बनी होती है, ये अवशेषीय पदार्थ से बनी होती है, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ से बनी होती है, ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होती हैं, तो इनका दोबारा जो है ये चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इसलिए इसका प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, विश्व का सबसे तेजी के साथ घटने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अपने फायदे के लिए हम किसका दोहन करते हैं? वनों का दोहन करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये तेजी से ये घट रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना और टीम भावना का विकास करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 123 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थी का मनोरंजन हो, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की जो है भावना का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, कहेंगे कि वो डेस्क पर सर रख कर आराम करें। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रोचक बनाने के लिए आप कुछ और लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जो दृश्य विजुअल एड्स हो या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो, तो इस तरीके के पदार्थों का यूज कर सकते हैं आपके। ठीक है, सामग्रियों का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? विषयों को आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए,
तकनीकी शब्दावली का सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य ... सुधार करना है, अवलोकन कौशलों को, संवेगात्मक कौशलों को, चिंतन कौशलों को और बोलने संबंधी कौशलों को। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उसके चिंतन संबंधी कौशलों को सुधार करना है, इसका जो राइट आंसर। ठीक है, उसके माइंड पे, थिंकिंग पे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो वो उन कौशलों को दूर करने के लिए ये इस टाइप के प्रश्न करती रहती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थिंकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 128, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, शिक्षक का अभिप्राय क्या नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है हमारे, तो उस पर ये क्वेश्चन जरूर आया है, 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य रहता है, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये उसका उद्देश्य नहीं रहता है। कौन सा नहीं रहता है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप ये नहीं बता सकते हो कि कक्षा में कौन बच्चा श्रेष्ठ है करके, इसके निर्णय निकालने के लिए ये एक्टिविटी नहीं कराओगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, संसार में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जंगल, घास का मैदान, झील और सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सागर में। सागर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम सागर में मिलेगा। ऐसे ऐसे जीव आपको देखने को मिलेंगे जिनका अभी मतलब ऐसे ऐसे जीव अस्तित्व में हैं जिनको मनुष्य ने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी उनके बारे में जाना नहीं है, ऐसा बोला जाता है। सागर में ऐसे ऐसे जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है आपका समुद्र के अंदर, ओशियन में पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कि 1936 ये भी पूछा गया है। इसका नाम अभी वर्तमान में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इससे पहले इसका जब ये बना था हेली नेशनल पार्क के नाम से बना हुआ था 1936 में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 131, गाँव में लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, यह पर्यावरण हितैषी है, यह आग आसानी से आग पकड़ लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गांव में यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है लकड़ी और सस्ती भी है। सस्ती मतलब कहने का मतलब है आप एकदम फ्री भी बोल सकते हो गांव के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है, वनों का विकास करके, वनों की कटाई करके, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करके, जंतु द्वारा अतिचारण करके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों का विकास करके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ अपने जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी और पानी को संरक्षित करे रहते हैं। ठीक है, अपने जड़ों में मिट्टी में जकड़े रहते हैं, तो मिट्टी को क्षरण होने से बचाते हैं, मृदा अपरदन होने से बचाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल, क्यूरी, हर्ट्ज और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूरी में मापी जाती है। ठीक है, जो आपका रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्यूरी में मापी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, माइक्रोएजा पाया जाता है साइप्रस में, गुलाब में, पाइनस चीड़ के पेड़ में और बुरांश में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का पाइनस चीड़ के पेड़ में पाया जाता है माइक्रोराइजा। ठीक है, माइक्रोराइजा ऑप्शन सी राइट आंसर है। टीनिटस रोग में होता है। ठीक है, टीनिटस रोग किसमें होता है, कान से निरंतर घंटी की आवाज़। ठीक है, कान से निरंतर घंटी की आवाज़, आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। टीनिटस रोग इसे कहते हैं, कान से निरंतर घंटी की जैसी आवाज़ आती रहती है, तो इसको टीनिटस रोग कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, वायु को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सरेज जो किरण होती हैं ये वायु को इफेक्ट नहीं करती हैं, बाकी CO2 CO गैस जो होती है, SPM गैस, SO2 ये सारी वायु को इफेक्ट करती हैं, जो एक्सरेज होती हैं ये वायु को इफेक्ट नहीं करती। 137 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, लघु हिमालय युग के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। ठीक है, जो लघु हिमालय एज था, लिटिल आइस एज, इसके लिए जो मेन जो रीजन था वो ज्वालामुखी धूल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी धूल। आगे देखिए, रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती, इसका कारण क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी, पिछली बार की अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था
कि जैविक कचरे से, पिछले पेपर में आया था शायद वो, जैविक कचरे से क्या होता है कि मछलियां मर जाती हैं, ठीक है। वैसे ही क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। ऐसे ही जो रवि खुद तालाब बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई संसाधन नहीं होता, इसलिए जो है मछलियां मर जाती हैं, ठीक है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण मछलियां मर जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 140। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद के गेहूं का उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। राइजोबियम जो जीवाणु जो मटर के उससे उत्पन्न होते हैं और गेहूं के लिए जो फायदेमंद होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट बताना है कि आपको कौन सा सही दिया गया है। मृदा भोजन और लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय और उसकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों देखिए, क्योंकि तीसरे में कह रहा है सभी समुदाय। अब सभी समुदाय के लिए मृदा जरूरी नहीं होती। अभी हमने देखा कि जो जैव पारिस्थितिक तंत्र है वो ओशियन में सबसे बड़ा पाया जाता है और समुद्र में जो जीव होते हैं उनके लिए मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी समुदाय के लिए संस्कृति मृदा आधारित होती है, तो सभी नहीं होती, केवल जमीन पर रहने वालों के लिए मृदा जरूरी होती है, बाकियों के लिए नहीं होती। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और 2 सही है, ठीक है, पहला और दूसरा सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के क्रस्ट सबसे प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे, जो पृथ्वी के अंदर का भाग होता है वो क्रस्ट कहलाता है। तो उसका जो मेन जो है तत्व है वो है लोहा, ठीक है। सॉरी, उसके जो मेन वो है अंदर का, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। क्रस्ट का जो मेन प्रमुख तत्व ऑक्सीजन होता है पृथ्वी के क्रस्ट का, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। भारत में कौन सा जो वन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है आपका। एक प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है। पारिस्थितिकी विलोपन, सामूहिक विलोपन, स्थानीय विलोपन और जैविक विलोपन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर कोई प्रजाति जो उसका अगर वो गायब हो रही है तो वो स्थानीय विलोपन होगा। जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो पहले वहीं से गायब होती है, ठीक है। तो स्थानीय विलोपन होगा, लोकल एरिया से वो हटेगी, उसके बाद सामूहिक विलोपन, फिर पारिस्थितिक विलोपन, फिर जैविक विलोपन हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रजाति का विलोपन होता है। ऑप्शन सी फर्स्ट प्रक्रिया में स्थानीय विलोपन होता है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक स्तर के जल के बारे में सत्य है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता जल पर्याप्त नहीं है। हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपको भी पता है कि हमारे पृथ्वी में 2 तिहाई पानी और 1 तिहाई जमीन है, तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है किंतु फिर भी इसकी कमी है। ये ऐसा स्टेटमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीने योग्य पानी उसमें से बहुत कम है। तो पानी है लेकिन फिर भी कम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन। जो सबसे कम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन करता है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है, ठीक है। कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है पूछ रहा है। पौधे, कवक, ह्यूमस और बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस जो है पारिस्थितिकी का अजैविक घटक माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 148। जब मानव यूवी रेज अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तो तब क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति हो जाती है, फेफड़ों की क्षति हो जाती है, त्वचा का कैंसर होता है, आमाशय का अल्सर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि त्वचा का कैंसर तो होता है जब यूवी रेज होती है, जब ओजोन परत से बाहर डायरेक्ट यूवी रेज निकल जाती है तो त्वचा का कैंसर तो होता ही है। साथ ही साथ क्या होती है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। यूवी रेज जो होती हैं ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको डैमेज करता है। तो पहला और तीसरा
आपका पहला और तीसरा दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। फ्लोराइड प्रदूषण, जब फ्लोराइड प्रदूषण होता है वो मुख्य रूप से किसको इफेक्ट करता है, वो दांत को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषक क्या है, तो वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक और शोर प्रदूषक। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक। एयर पॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वैसे तो इसको एसिड रेन करता है, बट एसिड रेन का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूशन जो है किसको प्रदूषित कर रहा है सबसे ज़्यादा, ताजमहल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको अम्लीय वर्षा उदाहरण होता तो वो सबसे पहले होता है, ठीक है। तो ए इसका वायु प्रदूषण राइट आंसर है। तो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, पारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था, 1996 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1996 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123, ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास जो है वो कहाँ पर हुआ है, ठीक है। ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास हुआ है आपका दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। अंटार्कटिका कहते हैं जिसे, अंटार्कटिका पे दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है ओजोन परत का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना, पानी का अत्यधिक दोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष रहित जल संरचना, इससे असंतुलन कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, WII कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। इसका राइट आंसर है देहरादून में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 126, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर न रखना, बार बार घर से बाहर जाने से बचना, निजी वाहन के ईंधन की नियमित रूप से जांच करना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा कि वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करे, ठीक है, बस वगैरह का यूज करे, ताकि कंजप्शन तो होता ही है, ठीक है, किसका, पर्यावरण का यूज जो होता ही है, पर्यावरण प्रदूषण होता ही है, लेकिन क्या होगा कि एज कम्पेयर टू अब वो अपनी गाड़ी से जा रहा है या अपने कार स्कूटर से जा रहा है, तो उनके कंपैरिजन में कम प्रदूषण होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वे हैं, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटीज, क्योंकि वनों को जलाने से भी इफेक्ट पड़ता है, कृषि क्रियाकलाप, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, यूरिया वगैरह जितनी भी DPT वगैरह हैं इनका यूज करते हैं, जो जलवायु के लिए सही नहीं होती हैं, ठीक है, उनसे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं उसमें बहुत सारी। तो इस तरीके की जलवायु परिवर्तन के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ABC तीनों उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। केंचुआ किसान मित्र माना जाता है, निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। केंचुआ मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और उनका पातन मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाता है, बिल्कुल सही है आपका। केंचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, देखिए खरपतवार नहीं खाते हैं आपका, ऑप्शन ए ठीक है। आगे देखिए, केंचुआ नीचे की परत की खुदाई कर मिट्टी को नरम रखते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। केंचुआ की खुदाई हवा और पानी मिट्टी को आसानी से पहुंचाते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 1 3 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1 3 4 देखेंगे हम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, जेट्रोफा। आपने पता होगा कि जेट्रोफा जो होता है वो बायोडीजल इससे बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। इसका राइट आंसर है क्लोरीन, आपका दोनों में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर बदल के संशोधित आंसर की मैं दोनों दिए थे, तो क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त खाने में, ठीक है। आगे देखिए, झूम खेती कहाँ की जाती है, तो ये मेघालय में की जाती है। ये NCERT का क्वेश्चन है, अगर आपने 3 4 5 की NCERT पढ़ी होंगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया, झूम खेती कहाँ की जाती है, मेघालय में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है,
UVA, UVB, UVC इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो UVC सबसे खतरनाक परागवैंगनी किरणें होती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, UVC रेज। आगे देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में स्थित है, ठीक है, एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए, नदी के जल में प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, उस टाइम पे ऑप्शन था ऑक्सीजन के लेवल द्वारा, ठीक है। अभी वो विधि पूछी जाएगी जिस विधि को कहते हैं BOD विधि, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, BOD द्वारा मापा जाता है नदी के पानी में प्रदूषण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हरित मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसका जो राइट आंसर है वो जल प्रदूषण से संबंधित है, सॉरी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्या हरित मफलर जल नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या थी, ठीक है। उस टाइम का क्वेश्चन था करंट अफेयर का। 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, तो उसकी थीम क्या थी? वायु प्रदूषण, 7 अरब लोगों को ग्रह सावधानी के साथ उपभोग करना, अपनी आवाज़ उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो इसकी जो थीम थी, जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 में वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है, ठीक है। तो 4 टीचर 4 अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूनों को इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों की सारणीकृत करें। और अगला है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ कराने के लिए कहना और संकल्प शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, बच्चे खुद नमूना इकट्ठा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उनको उस चीज़ का बेटर रिजल्ट और बेहतर वो उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में जोड़ पाएंगे, ठीक है। उस पाठ को केवल पढ़ने तक या फिर रट्टा लगाने तक या खाली चित्र बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, GIS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो GIS का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, GIS की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 140, मृत सागर क्या है? मृत सागर देखो, इसको डेड सी कहा जाता है। एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर 1000 ml में 300 से 400 ml के बीच में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान डूबता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सागर जो बहुत ज़्यादा नमकीन हो उसको क्या कहा जाता है? डेड सागर कहा जाता है, मृत सागर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, और जबकि दिव्या एक ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर से उठाया गया है, डिट्टो क्वेश्चन छापा गया है। मीरा और दिव्या को किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, मीरा जो है समोसा कटलेट डबल रोटी खाना पसंद कर रही है तो उसको मोटापा होगा, और जिसमें दिव्या ऐसा भोजन पसंद कर रही है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। लौह तत्व मतलब अगर उसको आयरन की कमी होगी तो उसको एनीमिया रोग होगा, ठीक है। तो मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली को मोटापा, दूसरी को एनीमिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता कौन करता है? विटामिन ई करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाने के लिए योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। आप बच्चों को क्या नहीं करने देंगे? पहला है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों को खाना खाते हैं, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं इसका पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो लेना, और चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखा उसका चित्र बनाना एवं ड्राइंग की कॉपी को साथ लेके जाना। तो आप किसकी चीज़ के लिए मना करेंगे? चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके लिए बहुत सारा खाना ले जाने के लिए मना करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानी की भूमिका होती है। मौलिक अवधारणा से बेहतर समझने के बढ़ाने के लिए नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना,
छात्रों में साहित्यिक कौशल को विकसित करना, विषय को सीखने और अधिक रुचिकर बनाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को सीखने और अधिक रुचिकर बनाने के लिए क्या होता है, कविता और कहानी का प्रयोग किया जाता है ईवीएस में। क्वेश्चन नंबर 145, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, टीचर को बच्चों के दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस में एक अच्छे दत्त कार्य का क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उत्पन्न करना, उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दोगे उन बच्चों को जिससे उनका अधिगम जो है उसका डेवलपमेंट हो सके। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 146 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। ठीक है, भारत में जो कृषि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है वो वर्षा पर करती है। ठीक है, तो वर्षा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, कृषि को, भारत में। ठीक है, भारत के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 8,848 मीटर नेपाल में स्थित है, सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। ठीक है, भूप्रपटी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक कोड में, पृथ्वी के बाह्य कोड में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूप्रपटी जो होती है वहाँ पाई जाती है प्लेटें। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जिनकी वजह से भूकंप आता है वो भूप्रपटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इस वीडियो का भी, पेट्रोल और डीजल जैसा ईंधन को अपूर्ण दहन क्या करता है। ठीक है, अगर अब पेट्रोल और डीजल जो है पूरा उसका यूज नहीं होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है अगर उसका पूरा कंजप्शन नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे दो। पहला क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है सागौन, आयरनवुड, साल और चीड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीड़। चीड़ जो होता है उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्रिपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है। ठीक है, साल, स्प्रूस, महोगनी और देवदार। ठीक है, आपको शंकुधारी वन मतलब इस तरीके के वन, इस तरीके के पेड़ कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पेड़ आपको देखने का, आपने देखा होगा, तो इस तरीके के शंकु के आकार के पेड़ आपको दिखते हैं, देवदार के पेड़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अलमाटी बांध विवाद किस राज्यों से संबंधित है। ठीक है, जो अलमाटी बांध है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के बीच में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक आका, धतूरा, नीम, बबूल। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रचलित क्या है, नीम। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 124 का सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, पदार्थ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पदार्थ के लिए सबसे ज़्यादा न्यूनतम भंडारण क्षमता कहाँ पर होती है पदार्थ की, तो वो होती है आपकी वायुमंडल में। आपने वायुमंडल में कुछ पदार्थ देखे, बहुत कम देखे होंगे, नहीं होते हैं, गैसें ही पाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है द्विदिश, चक्रीय, एकदशीय और बहुदशीय। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी एकदशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जैसे अगर आपको घास मिली, ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता मिले घास, उनको टिड्डा खाता है, टिड्डे को भी मेंढक खाता है, तो वो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवहन कार्बन बंध के रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है और श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है। अगर आपने ऊपर का क्वेश्चन देखा होगा तो यही इसका
स्टेटमेंट पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशी होता है, तो मतलब चक्रीय नहीं होता है, ठीक है, एक दिशी होता है। तो यहाँ पर पूछा पुनर्चक्रण होता है, बोल रहा है पुनर्चक्रण होता है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य ही पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, EIA, ठीक है, EIA का फुल फॉर्म क्या है, तो EIA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 129, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर भी पूछा गया है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, इस तरीके के दिवस मिलान करने को इनफैक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130, नील शिशु संरक्षण, ठीक है, जिसको मेथे ग्लोबोमिनियम कहा जाता है, जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, जो ये बीमारी होती है वो नील शिशु संरक्षण, ये किस चीज़ की अधिकता के कारण होती है, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है, तो 1.75 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है 1.75 नहीं है, 1.50 है, ऑप्शन सी, ठीक है, 1.50 mg पर लीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, हैजा एवं आंत ज्वर के कारण क्या है, कीड़े, विषाणु, जीवाणु, कवक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा, और जो हैजा किससे फैलता है, ठीक है, तो हैजा फैलता है आपका जीवाणु से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो आंत का ज्वर होता है, ठीक है, टाइफाइड कहते हैं जिसको, वो भी जीवाणु के कारण ही होता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है, अदह, स्फीतिया, फास्फेट और नाइट्रोजन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक खनिज नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है ना, आपको भी पता होगा नाइट्रोजन गैस है करके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो प्राकृतिक खनिज नहीं होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है बिजली के चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, उर्वरकों से, सभी उपरोक्त सभी से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, जल अधिनियम है, वायु अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, इसका राइट आंसर है वो जल अधिनियम है। इसका इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1980 में इसको लाया गया था, ठीक है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1980 में जल अधिनियम लाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिलेगा, डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, दोबारा पूछा गया है, ये पहले भी पूछा गया, तो 1986 आपका ऑप्शन राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में लाया गया है। आगे देखिए समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांचों की सिफारिश एवं सेवाएं करना, पूर्व स्कूली एवं औपचारिक शिक्षा और उपरोक्त सभी, जो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, ISO 14000 मानक संबंधित है, प्रदूषण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है क्या, ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी यूनिट है 14,000, इसका मानक होता है पर्यावरण प्रबंधन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 140, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है वह संग्रहित किसमें होती है, कार्बन बॉन्ड में, हरी पत्तियों में, जीवाश्म ईंधन में और बायोमास में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोमास के फॉर्म में क्या होती है, ये होती है कार्बन बॉन्ड में, ठीक है, बायोमास कहाँ से आ जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन बॉन्ड बनते हैं, जब सौर ऊर्जा जो उसको स्टोर किया जाता है ना उसमें कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 141, कुछ जीव जैसे घास, सर्पपणी, सीपणी, टिड्डे, चूहे एवं मल एक साथ खाली स्थान पर पड़े रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, जनसंख्या और पारस्परिक सहयोग, जो इसका राइट आंसर है उसको सामूहिक रूप से समुदाय कहते हैं। एक कम्युनिटी होती है, एक ही तरह की कम्युनिटी एक साथ पड़ी रहती है तो इसको एक कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरण अध्ययन
के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया होगा, आपको इसका आंसर आ भी रहा होगा। तो पहला ही इसका राइट आंसर है, किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे आप बच्चों को बहुत सारा खाना ले जाने की अनुमति नहीं देंगे जानवरों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं पेपरों में। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 143। दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है, चूल्हे पर खाना पकाती है, पिछले 3 माह से उसे तेज खांसी हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, बिल्कुल, इसलिए क्या होता है आपका उसकी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, जो ईंधन जलता है जब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो वो हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है, इसलिए हमें तेज खांसी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का शक्ति विकास करना, ये बिल्कुल होगा, पहेलियों से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलपमेंट होती है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास बिल्कुल होगा पहेलियों से। बच्चों में मानसिक मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। भ्रमित करना क्यों होगा बच्चों को? ठीक है, आप क्यों उनको डाइवर्सिफाई करोगे किसी चीज़ को लेकर और उनका भ्रम का आनंद क्यों उठाएंगे वो? 144 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145। दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ते समय आप छात्रों में रुचि नहीं ले पा रहे। ठीक है, जो बच्चे हैं वो पढ़ने में पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि आपको क्या करना है, बच्चों को ऐसी स्थिति में पाठ को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य जो है मटेरियल है उनका यूज करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाने देंगे उसको, बाहर जाके क्या ही करेंगे बच्चे? अगर वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं और सिर रखकर डेस्क में रखकर आराम करने के लिए भी नहीं कहेंगे, विषय को बदलेंगे भी नहीं। ठीक है, कुछ ऐसी मटेरियल्स, कुछ ऐसे लर्निंग एड्स लेके आएंगे जिससे क्या है आपको बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगाने हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपने वीडियो सीरीज हमारी फॉलो करते आ रहे होगे तो ये दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी पहले पूछा गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, अवलोकन करने का विकास होता है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डाटा संग्रहण करना। ABC डाटा संग्रहण नहीं होता, डाटा संग्रहण से कोई लेना देना नहीं होता, तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABC आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। ठीक है, डेटा संग्रहण कलर करने से डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। आपको ऐसे बच्चों को आपने ऐसे जानवर दिखाए, उन पर कलर करने को बोला जो उनके घर पर नहीं रहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, साथ ही साथ वो क्लासिफाई कर पाएंगे चीज़ों को। तो डाटा कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन ABC तीनों ठीक है, तो जो ऑप्शन बी में है आपका। आगे देखिए, प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया जाता है? उत्तरी ध्रुव में, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव में। इसका जो राइट आंसर है 147 का वो बी है, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो मेजरमेंट किया जाता है, ह्यूमिडिटी, वो कैसे मापी जाती है? फोटोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, पोटोमीटर में, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका, हाइग्रोमीटर में क्या मापी जाती है? ह्यूमिडिटी मापी जाती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149 और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीजन से पता चलता है कि नदी में क्या है, कितनी जो है उसकी प्रदूषण कितनी है। ठीक है, आप ऑक्सीजन का लेवल मापोगे, अगर ऑक्सीजन के मानक कम आ रहे तो आप उससे ये बता सकते हो कि जो है ये जल जो है ये प्रदूषित जल है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से कौन से सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? वन, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र। ठीक है, तो सबसे स्थिर है वो है आपका समुद्र। ठीक है, इंसान का हस्तक्षेप समुद्र में हो रहा है लेकिन बाकी की तुलना में कम है। वो जितने जल्दी वो पेड़ों का कटान कर रहा है उतनी जल्दी उसके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि समुद्र में ऐसा कुछ कर सके। तो जो सबसे स्थिर है वो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो वीडियो सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव या फिर फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, उस पर आप अपने खुले मन से जो चाहें वो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।